ये वाला आपका यूनिट था और इसमें आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसने करवा दिया था। और ये आपका दूसरा है, पेशियां एवं पेशीय गतियां। और इसके बाद आपके दो टॉपिक और बचेंगे इस यूनिट में, एक है पाचन तंत्र और दूसरा है परिसंचरण तंत्र। तो आज केवल इसी पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर पेशियां क्या है। तो पेशियों का मतलब होता है कि जंतुओं में गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कुछ स्पेशल टाइप की कुछ कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जो कि या तो व्हाइट है या रेड है ना। और उन्हें क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहा गया है। और वो पूरा बंडल लाइक संरचना बना लेते हैं, तो वही क्या कहलाती हैं, पेशियां कहलाती हैं। और जैसे मान लो ये सफेद है या लाल है, तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो प्रोटीन है वो किस प्रकार का है। जैसे मान लो मायोग्लोबिन प्रोटीन है, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो वो कैसी दिखती हैं, रेड दिखने लग जाती हैं। और ये वाली चीजें थोड़ी आपको विस्तार से आगे थोड़ा समझाया जाएगा कि ये लाल और सफेद सी क्यों है। उससे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो भी हमारा बॉडी का वेट है, मान लो कोई भी 50 किलो का आदमी है या मान लो 70 किलो का आदमी है, तो उसका जो बॉडी वेट होता है उसका लगभग 40 से 43% जो भाग होता है ना, जो भार वो पेशियां बनाती हैं, ऐसा मानते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनका लगभग 40% भाग या जो वेट होता है वो मसल्स या मांसपेशियों का बना हुआ है। जबकि जो महिलाएं होती हैं उनका थोड़ा सा कम बनाता है। ऐसा मानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो बॉडी वेट का टोटल टोटल बॉडी वेट होता है उसका लगभग 35% जो वजन होता है ना, वो किसका होता है, मांसपेशियों का ही बना होता है। अब उसमें यह है कि जो पेशियां होती हैं या मनुष्य, उसमें कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ये होती है 639। मतलब आप इनको लगभग 640 के आसपास मान सकते हैं। एक्यूरेट तो 639 है, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि इनकी संख्या जो होती है वो 650 है, 640 है, 700 के आसपास है। तो टोटल कितना है, 639 है ना। और जैसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो मसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो होती हैं पीठ में, लगभग 180। और गर्दन जो होती है उसमें लगभग 18 के आसपास मसल्स होती हैं। और सिर है उसमें 21 है, ट्रंक है उसमें भी 21 के आसपास होती हैं, अग्रबाहु है तो उसमें 21 या 22 के आसपास मसल्स होती हैं। और ऑल ओवर जितनी सारी मांसपेशियां होती हैं वो सभी पेयर में काम करती हैं। जैसे मान लो इतनी सारी मसल्स हैं तो लगभग बॉडी में इनके 320 के आसपास पेयर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना, किसकी होती है, कूल्हे की। और जो सबसे छोटी मसल्स होती है वो होती है स्टेपेडियम, कहाँ पाई जाती है, कान में। जैसे सुना होगा कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी है, स्टेपीज। और इसी प्रकार से जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो कौन सी है, स्टेपेडियम। मतलब अगर आप साइज की बात करोगे तो 0.127 सेंटीमीटर के आसपास का इसका साइज होता है। क्लियर हुआ। यस मैम। मैम साइज बता देना एक बार। साइज होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, उसका 1 सेंटीमीटर से भी कम है। जैसे ऐसा मानते हैं कि 0.1 to 7 सेंटीमीटर के आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है। और वैसे मोस्टली यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ी है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, कहाँ की होती है, कूल्हे की। और जो सबसे छोटी है वो है स्टेपेडियम, कहाँ पाई जाती है, कान में, है ना। और ऑल ओवर कितनी होती है, 639। मोस्टली यही क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जो पेशियां हैं उनके प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार की होती है, एक होती है रेखित, दूसरी है अरेखित और तीसरी है हृदयी पेशियां। और जो रेखित होती हैं उनको कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। कुछ लोग इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कि एक तो होती है जैसे मान लो कुछ लोग अगर इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि जो एक है रेखित और दूसरी है अरेखित। और जो कंकालीय पेशियां हैं या हृदयी पेशियां हैं वो रेखित पेशियों का भाग है। लेकिन ज्यादातर बुक्स हैं तो उनमें यही डिवीजन दिया हुआ है कि इनका जो प्रकार है वो 3 है, रेखित, अरेखित और हृदयी मांसपेशियां या पेशियां। अब इनमें से वन बाय वन थोड़ा जान लेते हैं।
देखिए ये कुछ टाइप दिया हुआ है कि दिखने में कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, दोबारा से यहाँ आते हैं। तो ये जानना है कि जो रेखित पेशियां होती हैं वो कौन सी हैं। शरीर की जो अधिकांश पेशियां होती हैं वो रेखित पेशियां ही हैं। और जो ये पेशियां होती हैं ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, है ना। जैसे मान लो कि हाथों की है, पैरों की है, आपको गमन करना है या कहीं चल के जाना है, खाना खाना है, काम करना है। सीधा सा है कि शरीर के अनुसार, मतलब शरीर में जो आप काम कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वहां अगर कोई मांसपेशी काम कर रही है तो वो कौन सी है, रेखित पेशी है। और इसको कंकाली पेशी भी कहा जाता है। और मतलब बॉडी के काम करती है ये, तो इसलिए इसको दैहिक मांसपेशियां भी कहते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी है, बॉडी को देह कहा जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, दैहिक मांसपेशी भी। अब नेक्स्ट ये है कि जो ये मांसपेशियां होती हैं, जो फर्स्ट वाली है रेखित मांसपेशियां, ये क्या करती हैं कि मोस्टली बोन के साथ जुड़ी रहती हैं, है ना। अब बोन के साथ जुड़ी रहती हैं तो जो एक जैसे मान लो पेशी तंतु होते हैं, जितनी सारी मांसपेशियां हैं उनमें पेशी तंतु पाए जाते हैं छोटे छोटे। और उनमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसे मान लो मायोसिन है, एक्टिन है, मायोग्लोबिन है। अ, इन प्रोटीन के कारण ही उनमें संकुचन की प्रक्रिया पाई जा रही है। या मान लो कैल्शियम आयंस पाए जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस पाए जा रहे हैं। तो जो कैल्शियम आयंस होते हैं इनके कारण इनमें क्या होता है, संकुचनशीलता होती है कि हाँ, अब वो शिथिल हो रही है या संकुचित हो रही है, डिपेंड करता है कैल्शियम आयनों पर। और जैसे मान लो ये जुड़ी रहती है, तो आपको ऐसे समझना है मैम, कि जो, ये जो हाँ, संकुचन का पॉइंट जो बताया आपने, एक बार और बताना। देखिए संकुचन के लिए ये होता है कि जो मसल्स हैं उसमें कैल्शियम आयंस हैं, उनकी संख्या या उनकी मात्रा कितनी हो रही है। अगर वो ज्यादा बढ़ती है तो पेशियां क्या होती है, संकुचित हो जाती हैं, है ना। और जब उनकी मात्रा कम होती है तो क्या होगा, पेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब आप कहते हैं रिलैक्स मोड में आ जाती हैं। तो किस पर डिपेंड करता है, कैल्शियम आयंस पर। चलिए, अब देखिए आपने एक वर्ड और सुना होगा, एक होता है टेंडोन, कंडरा, दूसरा होता है लिंगामेंट, है ना, स्नायु। तो जो पेशियां होती हैं उनका आगे का थोड़ा सा भाग बढ़ के अगर बोन के साथ जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंडोन या कंडरा। और अगर बोन टू बोन जुड़ा रहता है तो वो जो संरचना उनको जोड़ के रखती है उसको कहा जाता है लिंगामेंट या स्नायु। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पेशी अगर हड्डी के साथ जुड़े और उसको जो जोड़ने वाला पेशी तंतु है, या तंतु के जैसी कोई संरचना है, तो वो क्या है, कंडरा। और अगर बोन टू बोन को कोई जोड़ रहा है तो वो कौन जोड़ता है, स्नायु या लिंगामेंट। क्लियर हुआ। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। वेट, देखिए कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मली ये पूछा जाता है कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ने वाली संरचना का नाम, है ना, मतलब हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना का नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, कंडरा या टेंडोन, है ना। इंग्लिश में उसको टेंडोन कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए बोन को, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या होती है, स्नायु या लिगामेंट। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट आते हैं, ये क्लियर हुआ कि जो रेखित पेशियां होती है वो कैसी होती हैं। मतलब ऐसी पेशियां हैं जो कि जंतुओं की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन पर तंत्र का जो चेतन नियंत्रण होता है वो कार्य करता है। और
कंकालीय पेशियां भी कहा गया है। तो जैसे मान लो शरीर की, हाँ मतलब मानव शरीर की अगर बात की जाए तो हाथ पैरों की जो गति होती है या शरीर की जो गतियां होती हैं या गमन जो होता है इन्हीं पेशियों के कारण होता है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, देहिक या कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। अब एक बार देख लेंगे क्या है। तो देखिए, ये है स्केलेटल मसल्स या आप इसको रेखित पेशी भी कह सकते हैं। तो आपको जानना ये है कि देखिए, जो भी रेखित पेशी होती है उसमें अनेक पेशी तंतु पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से पेशी तंतु होते हैं जिनको क्या कहते हैं, फेसिकुली, है ना। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ फेसिकुली। मैम ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, मतलब बेलनाकार लंबी तंतुवत ऐसी। रेशेदार होता है। फाइब्रस के लायक दिखता है क्योंकि उस पर नोब के जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे आप मान लो घुंडी बोलते हैं ना जिसको, थोड़ा थोड़ा उभार सा कुछ पाया जा रहा है, तो ऐसा दिखता है कि वो हाँ कुछ ऐसा है। ओके मैम। अरे यार, चलिए, तो बात हो रही थी कि जो रेखित पेशियां होती हैं उनमें अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, पेशी तंतु होते हैं जो कि समानांतर गुच्छों के रूप में रहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, फेसिकुली। और जो फेसिकुली होती है वो क्या है कि एंडोमाइसियम एक संरचना होती है जिसके माध्यम से वो संयोजी ऊतक में आसपास सटे रहते हैं। और जो ये पेशी है इसके जितने सारे फेसिकुली होते हैं वो क्या करते हैं कि पेरीमाइसियम नामक एक संयोजी ऊतक होता है उसके माध्यम से आपस में परस्पर बंधे रहते हैं, है ना। और अगर ये पूछा जाए कि मान लो जो कोई भी मांसपेशी है उसका जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एपीमाइसियम। मतलब पेशी के बाहर का जो आवरण है वो कहलाता है इपीमाइसियम। और अगर फेसिकुली पर जो आवरण पाया जा रहा है वो क्या होता है, एंडोमाइसियम। ठीक है। मैम फिर से बता दो। पेशी के ऊपर अगर आवरण पूछा जाए, जैसे ऐसे पूछते हैं ना कि मान लो ह्यूमन बीइंग है तो उसके त्वचा का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, तो ऐसे बोलते हैं एपिडर्मिस है। तो उसी प्रकार से जो मांसपेशी होती है उसका जो बाहर का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, एपीमाइसियम। आपको दिख रहा होगा कि जो ये ऐसे वाला ये जो आवरण लगा हुआ है ये क्या है, एपीमाइसियम। और इसमें ये तंतुवत संरचनाएं भरी हुई है। जैसे मान लो लिखा हुआ है मसल फाइबर, है ना। मतलब फाइबर का मतलब होता है तंतुबद्ध, ऐसा नहीं है कि वो रेशेदार है या ऐसा है। और ये पूरा बंडल के जैसी संरचना भी बना रहा मैम है। कैसे के लिए होती है उसके बाहर का आवरण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? फेसिकुली के बाहर का जो आवरण होता है पेरीमाइसियम। ठीक है, ओके पेरीमाइसियम मैम। फेसिकुली के बाहर का आवरण है, जबकि इपीमाइसियम पेशी के बाहर का आवरण है। क्लियर। यस मैम। हाँ, तो मान लो जैसे पेशियां हैं, जो रेखित पेशी होती है वो लगभग 1 मिमी से लेकर 30 सेंटीमीटर तक लंबी है, धागेनुमा संरचना है और कैसी है, बेलनाकार है। अगर देखने में कुछ ऐसी लगती है। और प्रत्येक तंतु जो होता है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक आवरण भी होता है जिसे क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, है ना। और जो पेशी तंतु होते हैं उसमें एक द्रव्य भी भरा रहता है जिसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। और जितने सारी जो मसल्स हैं या जो क्या कहते हैं, मांसपेशियां हैं, उनका जो सार्कोप्लाज्म है मतलब उनके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसमें और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे मान लो एंजाइम है, ग्लाइकोजन के कण होते हैं, वसा है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, लाइसोसोम्स है ना।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो एक कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं सेम ऐसे इसमें भी पाए जाते हैं। और इसमें ना एक घुलनशील मतलब घुलनशील कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, जैसे मान लो मायो एल्बुमिन है, मायोजेन है, मायोग्लोबिन है। तो जो मायोग्लोबिन होती है वो कुछ हीमोग्लोबिन के समान ही होती है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो हीमोग्लोबिन के समान ऑक्सीजन को लेके जाने में भी होती है। अ, तो रेखित जो पेशी होती है उसको रेखित इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पेशी के ऊपर ना कुछ बैंड के जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे मतलब उनके ऊपर ना कुछ बैंडों के जैसी, बैंड का मतलब होता है पट्टी की जैसी संरचना पाई जाती है। और जो उसमें जिसमें जो एक जो होती है डार्क कलर की, मतलब दो प्रकार की पट्टियां पाई जा रही हैं। एक तो है गहरे रंग की और दूसरी होती है हल्के रंग की। और जो गहरे रंग की है उसको ए बैंड कहा गया है, और जो डार्क कलर की होती है उसको आई बैंड कहा गया है। और ए बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन। और जो आई बैंड होता है उसमें प्रोटीन होती है एक्टिन। तो जैसे अगर ये पूछा जाए कि जो पेशियां होती हैं उसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन और एक्टिन। मैम मायोसिन जो की जो आपने बताया एक बार फिर से बता दो, वो बैंड और फिर प्रोटीन्स के लिए। चलिए हाँ चलिए देखो रेखित पेशियों को रेखित क्यों कहा गया है ना? तो रेखित का मतलब होता है लाइनिंग के जैसा कुछ बना हुआ है, इसलिए उसको रेखित कहा गया है। तो जो रेखित मांसपेशियां हैं उन पर मतलब लाइनिंग के जैसी कुछ संरचना पाई जाती है, जिनको बैंड कहा गया है। और इनमें जो बैंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो है डार्क कलर का, है ना, मतलब दिखने में डार्क दिखाई देता है। और जो दूसरा बैंड होता है वो हल्का सा कलर में दिखाई देता है। जो डार्क है उसको ए बैंड कहा गया है, और जो हल्का होता है उसको आई बैंड नाम दे दिया गया है। और ए बैंड जो होता है उसमें मायोसिन प्रोटीन होती है, और जो आई बैंड होता है उसमें क्या है कि एक्टिन प्रोटीन की जो छड़ें हैं वो पाई जाती हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रेखित पेशियां होती हैं उनमें मायोसिन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि जो अरेखित पेशियां होती हैं उनमें मायोसिन थोड़ा कम होता है और एक्टिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ। अब देखिए, अब रेखित पेशियां हैं तो सीधा सा है कि कंट्रोल भी हो रहा होगा, है ना। तो उसके लिए क्या पाया जा रहा है? मोटर न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मोटर न्यूरॉन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि वो संकुचित हो रही है। भाई संवेदना जो आएगी, सॉरी आदेश जो आएगा वो कहाँ से आएगा? मस्तिष्क से ही आएगा। तो इसलिए इनमें क्या लगे रहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स भी लगे रहते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अरेखित पेशियां। तो जो अरेखित पेशियां होती है उसका मतलब होता है कि ऐसे प्रकार की मांसपेशियां हैं जो कि क्या कहते हैं, बॉडी के जो इंटरनल भाग होते हैं, जैसे मान लो आहानाल है, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली हो गया, गर्भाशय है ना, और रुधिर वाहिनियां हैं, इनकी दीवार में पाई जाती है। और जैसे आंखें हैं, मतलब आईज हो गया, त्वचा की डर्मिस हो गई। डर्मिस का मतलब होता है त्वचा में दो लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस। तो डर्मिस नीचे वाली परत है, उसमें पाया जाता है, पाई जाती हैं ये पेशियां। और खास बात यह है कि इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। अगर अस्थियों से संबंध होता तो जैसे हम जैसे चाहते हैं अस्थियों को लेके जाना, तो उस प्रकार से फिर ये मांसपेशियां भी कार्य कर लेती, जैसे रेखित मांसपेशियां करती हैं, क्योंकि वो अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है, जबकि ये अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं रहती। और तो सीधा सा है कि जो अरेखित पेशियां होती हैं वो कैसी हैं कि इनमें जो प्रसारण की, संकुचन की या शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वतः होती है ना। और मनुष्य की इच्छा का या इच्छानुसार ये कोई भी कार्य नहीं करती है। क्लियर हुआ? तो
जैसे इसको ऐसे समझना है कि मान लो जैसे हम लोगों ने खाना खाया है, तो खाना निगलना तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम खाना निगले, अभी अभी निगल रहे हैं, थोड़ी देर में निगले, लेकिन निगल जाने के बाद जितनी सारी क्रिया होगी ग्रास नली में, वो आगे जा रहा है, पाचन हो रहा है, ये सभी क्रियाएं स्वतः होती हैं, मतलब आप उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पाचन की जो क्रिया हो रही है, खाना पच रहा है, खुद अपने आप स्वतः पच रहा है। हम उससे ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं पचवाना है या ऐसे कुछ। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट कंट्रोल, ज्यादा धड़कना है उसको, कम धड़कना है ना, ये उसका खुद का तंत्र है। और जैसे दूसरा हो गया सांस लेना। हालांकि ये है कि सांस लेना जो होता है वो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन हाँ, सामान्य तौर पर नहीं। वो एक सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन है। किडनी का जो फिल्ट्रेशन करती है वो, है ना। आप समझ सकते हैं कि जो भी इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी जो कार्य करते हैं, वो वहाँ क्या कौन सी पेशियां होती हैं, अरेखित मांसपेशियां होती हैं। मैम इसमें जो ये पॉइंट है कि ये खोखले अंतरांगों में पाई जाती हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, खोखले का मतलब होता है कि बॉडी का जो इंटरनल वाला भाग है। बता दिया ना, जैसे आहानाल है, हृदय हो गया, है ना, फेफड़े हो गए, इनकी जो पेशियां होती हैं वो वाला भाग। क्लियर? यस मैम। चलिए। मैम और ये इसमें ये वाला जो पॉइंट है, त्वचा और आंख की डर्मिस में आंख और त्वचा की डर्मिस में, देखो आंखों के में पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, आईज जो होती हैं उसमें कौन सी मांसपेशियां होती हैं, सीलियरी, है ना, आइरिस होती है एक, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है आंखों के ऊपर एक परत की जैसी संरचना है। मेढक वेढक में बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो पानी में भी रहता है, तो उसकी आंखें खुली भी रहती है, बट पानी आंखों में नहीं जा पाता। और जैसे हम लोग हैं तो हमें ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। तो आंखों की जो मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग लाइट में जाते हैं या लाइट से बाहर आते हैं अंधेरे में, है ना, तो देखा होगा आपने कि कुछ देर के लिए दिखना कम दिखता है, फिर बाद में वो चीजें क्लियर दिखने लग जाती हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा रोशनी में हैं अभी, और आप अचानक से अंधेरे में आते हैं, तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, थोड़ी देर लग जाती है। फिर क्या होता है कि जो आई बॉल आइरिस है वो, या तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं सीलियरी, वो थोड़ी संकुचित और शिथिल हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो फैलाव हो जाता है, तो चीजें ऐसे दिख जाती हैं, तो वो अपने आप स्वतः होता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। और जो त्वचा की डर्मिस का मतलब होता है, एक तो ऊपर वाली परत है जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये डेड होती है ना, लेकिन जो डर्मिस होती है, ये इसको लिविंग माना गया है और इस परत के नीचे पाई जाती है। तो इसमें इरेक्टर प्लाई होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमको डर लगता है या मान लो ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो हेयर्स, बॉडी का जो हेयर्स होता है वो इरेक्ट हो जाते हैं, तो वो चीजें हैं। क्लियर हुआ आप? यस मैम। चलिए, हाँ, तो एक बार देख लेते हैं कि नॉर्मली इसमें क्या क्या पाया जाता है। सेम उसकी तरह ही है, जैसे मान लो रेखित पेशियों में होता है कि बाहर की जो परत है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी बनी हुई है, और अंदर क्या भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म, मतलब जो पेशी तंतु होते हैं उनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसको क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म। अब जो अरेखित मांसपेशियां होती हैं, उनका जो केंद्रक होता है, निर्मला म्यूट करिए, निर्मला। चलिए, दूसरा ये है कि जैसे ये डिपेंड करना है कि कितनी पेशियां कितना काम करती हैं, है ना। तो जैसे मान लो रेखित पेशियां बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और ज्यादा काम करती हैं तो ज्यादा जल्दी थक भी जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि थकान जब होती है तो वहां क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसलिए वो पेशियां थकान का अनुभव करती हैं। बाद में थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज वगैरह में, तो वो फिर से काम करने लग जाती हैं।
नेक्स्ट है हृदय पेशियां। तो हृदय पेशियां कहाँ पाई जाती है? हृदय में, है ना। और खास बात यह है कि जो ये पेशियां होती हैं, अगर संरचना की अगर बात की जाए तो मतलब संरचना में कैसी होती है? रेखित पेशियों के समान ही होती हैं, बट जो कार्य करती हैं वो कैसे करती हैं? अरेखित पेशियों के समान। मतलब संरचना इनकी रेखित पेशी के समान है, बट कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है? अरेखित पेशी के समान। अरेखित पेशी इसलिए है क्योंकि इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जबकि संरचना रेखित पेशियों के समान ही है ना। और सबसे खास बात यह है कि जो हृदय मांसपेशियां होती हैं, उनमें जीवन भर जंतु की इच्छा से स्वतंत्र क्या पाया जाता है? अपने आप, बिना थके, बिना रुके, एक निश्चित दर से और एक क्रम में लयबद्ध तरीके से जीवन भर संकुचित और शिथिलन की प्रक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हार्ट बीट, है ना। और खास बात यह है कि इस पर कोई सिस्टम कार्य नहीं करता है। तो जो हृदय मांसपेशियां होती है वो कैसी होती है? मायोजेनिक, पेशीजनक। और यहाँ पर जो जो भी मान लीजिए आप कह सकते हैं, जैसे उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया होती है वो SA नोड होता है एक, वहां स्वतः ही होती है, और वहां से जो जितनी सारी संवेदनाएं हैं या मान लो संबंधीय प्रेरणाएं हैं, उनको ना पुरकुंजे फाइबर्स के द्वारा संपूर्ण हृदय में पहुंचा दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि लयबद्ध तरीके से जीवन भर आराम से, बिना थके, बिना रुके ये कार्य करती रहती हैं। बट कैसी होती है? अरेखित। क्लियर हो रहा है ये? चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है। कि जो हृदय मांसपेशियां होती हैं उनकी एक विशिष्ट पहचान है कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, है ना, और संख्या में भी बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, क्योंकि इनको काम भी तो कंटिन्यू करना है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और पेशियां हैं तो उनको ATP की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ATP कंटिन्यू रूप से नहीं मिलेगा तो उनमें थकान होगी, जबकि इनको तो थकान होने वाली नहीं है। एक कारण ये भी होता है कि मायोजेनिक होती हैं। चलिए थोड़ा है क्या कि तो जो हृदय मांसपेशियां होती हैं वो क्या है? रचना में कैसी होती है? रेखित पेशियों के समान। खास बात यह है कि ये सभी एक दूसरे से परस्पर सटी हुई रहती हैं और लंबी लंबी क्या अंतराली संधियों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और हृदय जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या बनाती हैं? मान लो पूरे हृदय में एक जाल की जैसी संरचना बना लेती हैं, और जितने सारे जाल हैं या जो जाल हैं उनके निकटवर्ती जो तंतु होते हैं वो आपस में फिंगर से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कुछ उभार से पाए जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इंटरकलेटेड डिस्क लिखा हुआ है जहाँ पर। तो ये कुछ मतलब जोड़ों की जैसी संरचनाएं हैं, या आप कह सकते हैं पट्टियां हैं जो अंतराली संधियों को जोड़े हुए हैं आपस में। और हृदय में प्रमुख रूप से 3 हृदय पेशियां होती हैं। एक होती है आलिंदीय, दूसरी होती है निलयी, और तीसरी होती है विशिष्ट प्रेरणा संवहनीय। तो हृदय में सामान्य तौर पर जो आकुंचन हो रहा है या जो शिथिलन हो रहा है वो आलिंदीय और निलयी पेशियों के कारण ही हो रहा है। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि जो हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनमें 3 सबसे प्रमुख हैं। एक होती है आलिंदीय, दूसरी है निलयी, और तीसरी है विशिष्ट प्रेरणा संवहनीय। इतना याद रखना है बस। उसके बाद कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण है कि जो आपको ये बता दिया गया था कि जो जितनी सारी पेशियां होती हैं वो मोस्टली पेयर में काम करती हैं। मतलब एक किसी भाग को संकुचित करेगी तो दूसरी मांसपेशी उसके अपोजिट काम करती है। मतलब अगर एक मांसपेशी उस भाग को संकुचित कर रही है तो दूसरी मांसपेशी उसी भाग को कैसी करेगी? शिथिल बनाएगी। तो उसी के आधार पर ये कुछ प्रकार दिए हुए हैं। फर्स्ट है अपवर्तनी,
तो ऐसी मांसपेशियां हैं जो कि हड्डी को शरीर की मध्यम रेखा की ओर खींचती हैं। जैसे कि मान लो बॉडी है, और जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको कहाँ लेके आती हैं, शरीर के भाग की ओर। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लो हाथ है और आप उनको किधर लेके आए, हाँ पूरा हाथ सीधा है और आप उसको किधर लेके आ रहे हैं, फेस की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये जो है उन्हें कहा गया है अपवर्तनी। और वही है कि आप उसको फिर से वापस वहां लेके जा रहे हैं, तो वो कैसी है, अभिवर्तनी। हालांकि इसके लिए पर्टिकुलर नाम पूछा जाए तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां होती है। जो हाथ की जो हड्डी होती है उसमें कौन सी होती है मांसपेशियां, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जो बाइसेप्स होती है वो कंधे की ओर लेके आती है, और जो ट्राइसेप्स होती है वो जो हाथ है उसको वापस नीचे की ओर लेके जाती है। नेक्स्ट है घोड़ी, है ना। तो इसका मतलब होता है कि मतलब हड्डी है, उसको एक जगह पे फिक्स करके पूरा उसको घुमाए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सिर है वो रोटेट होता है कहाँ पर, जो गर्दन की जो हड्डियां होती हैं वहां रुका हुआ है, और पूरा दाएं बाएं ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है, कुछ ऐसा। और नेक्स्ट है उन्नयनी। तो उन्नयनी का मतलब होता है लेवोटर। ये क्या करती है कि अस्थि को ऊपर की ओर उठाती है। जैसे आप मान लो हाँ पैर है, आप उसको ऊपर की ओर उठाओ, और अवनयनी क्या करती है, उसको नीचे की ओर लेके जाती है। और एक और होती है अकोचनी और प्रसारणी। अकोचनी जो होती है उनका काम होता है कि जितनी सारी अस्थियां पाई जा रही हैं उनको शरीर के अंदर की ओर खींचती हैं या पीछे की ओर खींचेंगी। तो उससे क्या होता है कि जो कोण बनता है शरीर और उन हड्डियों के बीच या मांसपेशियों के बीच, तो उनका डिस्टेंस कम हो जाती है। मैम ये उन्नयनी को क्या बोलते हैं हाँ, इंग्लिश में? लिवेटर। ठीक है, लिवेटर। और जो अवनयनी होती है उसको कहते हैं डिप्रेसर। घूर्णी जो होती है उसको कहते हैं रोटेटर, और अपवर्तनी को बोलते हैं एबडक्टर, और अभिवर्तनी को अडक्टर। मैम जो आपने इनके बाद बताई थी वो कौन सी बताई थी अवनयनी के बाद? अवनयनी के बाद अकोचनी फ्लेक्सर, और एक होती है प्रसारणी एक्सटेंसर। मैम ये कार्य के आधार पर 5 टाइप्स के होंगे मांसपेशियां? कार्य के आधार पर काम कैसे करती हैं, बॉडी को ऊपर लेके आ रही हैं या नीचे लेके जा रही हैं, बस। मैम ये अब पूछनी हूँ, प्रसारणी एक बार और बता दो। अकोचनी और प्रसारणी। तो अकोचनी का आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी मान लो दो अस्थियां हैं, उन दोनों के बीच का अगर कोण वो कम करे तो वो जो करती है वो कहलाती है फ्लेक्सर, है ना। और जो प्रसारणी होती है उससे क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़े, कोई चीज किसी स्थान से दूर जाए, तो वो कौन सी होती है, प्रसारणी। चलिए, ये आपका कुछ पेशी तंतु के प्रकार दिए हुए हैं। तो आपको बताया था कि कैसे होते हैं, जो पेशी तंतु होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है श्वेत पेशी तंतु, दूसरे होते हैं लाल पेशी तंतु। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो श्वेत पेशी तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में थोड़े मोटे हैं, जबकि जो लाल पेशी तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। उनका जो मान लो कलर है वो कैसा हल्का है, जबकि लाल पेशी तंतु का कैसा है, लाल है। लाल क्यों है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जा रहा है ना। और वो वही है जैसे हीमोग्लोबिन के साथ था कि वो उसको रेड बना रहा है, तो ऐसे इसको कर रेड बना रहा है। श्वेत पेशी तंतु जो होते हैं उनकी जो वो जो संकुचन की आपने क्षमता बताया होती है, हीमोग्लोबिन की तरह, उसका नाम क्या था? मायोग्लोबिन। हाँ मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो जो हाँ मांसपेशियों की जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, मायोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन के समान ही ऑक्सीजन को बांधने की थोड़ी सी क्षमता पाई जाती है। क्लियर हो गया।
यस मैम। हाँ, तो जो ये है कि जो श्वेत पेशी तंतु हैं उनमें मायोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट, है ना। जबकि जो लाल पेशी तंतु हैं उनको लाल दिखने का कारण ही यही है क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जा रहा है। ये आपको बता दिया गया है कि जो मायोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को संचित रखने की या संवाहित करने की, जबकि अब जो श्वेत पेशी तंतु हैं उनमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संवाहित नहीं कर सकते, तो इसलिए उनमें क्या होता है, अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, मतलब वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति है ही नहीं, तो इसीलिए वो क्या है, अवायवीय है। जबकि जो रेड पेशी तंतु है उनमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो इसलिए उसमें जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वायवीय। श्वेत पेशी तंतु है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है ना। मैम और ये जो, हाँ, मायोग्लोबिन क्या करता है, एक बार बता दीजिए। मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में, है ना। और इसके कारण ही कलर रेड होता है उनका। खास बात यह है कि इसके माध्यम से ऑक्सीजन का जो संवहन होता है ना वो किया जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लाना ले जाना मांसपेशियों के लिए थोड़ा सा काम ये कर रहा है। क्लियर हुआ चंदा? फरहद, क्लियर हुआ? यस। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट है कि जैसे श्वेत पेशी तंतु है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आपको बता दिया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या है, ऊर्जा का ऊर्जा घर है, किसी भी कोशिका का क्या है, पावर हाउस है ना। तो और जबकि जो पेशी तंतु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में है, तो ऊर्जा भी बहुत ज्यादा संख्या में होती होगी। और हाँ, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो मांसपेशियां हैं, उनमें थकान हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो ऐसा मानते हैं क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो इसीलिए थकान होने का अनुभव हो जाता है, और बाद में जैसे कुछ देर रेस्ट करते हैं तो जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर से मतलब टूट लेता है, तो वो क्या होगा, थकान चली जाएगी। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो, आप समझ रहे हैं, एथिल अल्कोहल वाली जो कंडीशन बनती है ना, फर्मेंटेशन वाली, वही वाली कंडीशन यहाँ भी है। और जो लाल पेशी तंतु होते हैं उनमें संकुचन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं। जैसे बताया था कि हृदय है, कंटिन्यू लगातार काम कर रहा है ना। पाचन की क्रिया है, कंटिन्यू हो रही है। वो एक अलग बात है कि खाना जब आ गया है तो उसकी दर थोड़ी ज्यादा हो गई है, खाना नहीं है तो उसकी दर थोड़ी कम है, लेकिन हो रही है ना। और उससे भी पहले, उसके बाद आपको ये जानना है कि जैसे मान लो क्या कहते हैं, आप देखा होगा कि जैसे डेथ हो जाती है ना, तो डेथ के बाद क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी अकड़ जाती है। तो कारण ये होता है कि ऐसे बताया था कि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन या शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है, कैल्शियम आयंस के कारण। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो वापस सार्कोप्लाज्म में नहीं जा पाते, तो क्या होता है कि पेशियां सुकड़ी की सुकड़ी अवस्था में रह जाती है, वो शिथिल नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए बॉडी कैसी रह जाती है, अकड़ी हुई। क्लियर हुआ? मैम एक बार और बता। देखो, ये जानना है कि ऐसे बताया था आपको कि जो पेशियां हैं उनमें संकुचन की और शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है, कैल्शियम आयंस के कारण, है ना। जो कैल्शियम आयंस हैं वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहां से कहा जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में, मतलब द्रव भरा हुआ है, और वहां से फिर वापस वही जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मान लो डेथ हो जाती है किसी की भी, तो क्या होगा कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो वापस कहाँ नहीं जा पाते, सार्कोप्लाज्म में। तो इसीलिए क्या होता है, अगर कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में वापस चले जाते हैं तो जो पेशियां होती हैं कैसी हो जाती हैं, रिलैक्स। अब लेकिन डेथ हो गई है
अब एटीपी तो नहीं आ रहा, मतलब ऊर्जा भी नहीं आ रही है, डेथ हो गई है, तो क्या होता है कि एटीपी नहीं बन पाते, तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, तो वो वैसे की वैसे ही रह जाता है। अब कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में वापस नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, जो पेशियां पहले से अकड़ी हुई हैं या संकुचन की अवस्था में है या संकुचित हैं, वो वैसे की वैसी ही रहेंगी, वापस से रिलैक्स अवस्था में नहीं आएंगी, क्योंकि ना तो उनके लिए ऊर्जा आ रही है, ना ही वहां से कैल्शियम आयंस निकल के जा पा रहे हैं, तो बॉडी कैसी रहेगी, अकड़ी हुई। क्लियर हो गया अब? हाँ चलिए। और ये क्लियर हुआ, पेशी तंतु, श्वेत पेशी तंतु और लाल पेशी तंतु। यस मैम। सिंपल सा है, आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। देखो इसमें दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक में मायोग्लोबिन पाया जा रहा है इसलिए वो रेड है, दूसरे में नहीं पाया जा रहा है इसलिए वो श्वेत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है, इन दोनों का मेन डिफरेंस बस यही है। और अभी तक का जो कुछ अभी कोई ऐसा पॉइंट बाकी है जो आपको समझ ना आया हो, बताओ कोई भी। मैम आपने रेखीय पेशी के बारे में जो उनका मतलब फिगर दिखाया था उसके बारे में बताया था ना, उसे एक बार और दिखा के रेखित पेशियां, चलिए रेखित पेशियां ना, यस मैम। देखिए आपको इतना सा जानना है कि इसमें दो तीन चीजें हैं जानने लायक। सबसे पहले तो यही कि जो भी पेशियां हैं रेखित पेशियां, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो रेखित पेशियां हैं उसमें मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा ज्यादा है और जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसकी मात्रा कम है। और जबकि जो अरेखित पेशी है उसमें इसका जस्ट अपोजिट है कि उसमें एक्टिन प्रोटीन ज्यादा है जबकि मायोसिन प्रोटीन कम है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, चाहे वो रेखित हो अरेखित हो, उनके ऊपर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपिमाइसियम, है ना। और जो रेखित पेशियां होती हैं उनमें छोटे छोटे पेशी तंतु पाए जाते हैं जिनको कहा गया है फेसिकुली। और फेसिकुली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बंडल के रूप में पाए जा रहे हैं, मतलब बंडल के जैसे कुछ संरचनाएं बना रहे हैं। और जो रेखित पेशियां होती हैं वो लगभग 1 मिमी से लेकर 30 सेंटीमीटर तक कैसी होती है, लंबी होती है। साइज की अगर बात की जाए या देखने में तो बेलनाकार सी हैं, धागे के जैसी कुछ संरचनाएं बना रही हैं और कैसी हैं, अशाखित हैं, मतलब ब्रांच में नहीं बटी हुई है, वो लंबी ट्यूबुलर है, नलिकाकार कुछ ऐसी संरचनाएं हैं। और इनके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। जैसे अगर ये पूछा जाए कि पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, है ना। और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक के साथ साथ एंजाइम भी होते हैं, ग्लाइकोजन के कण भी होते हैं, वसा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जा रहे हैं, गोल्जिकाई भी है, लाइसोसोम भी पाया जा रहा है। और ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती है, जैसे मान लो मायोग्लोबिन है, मायोजेन है, मायोएल्बुमिन है, ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। नेक्स्ट ये आता है कि इनको अगर रेखित कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि इनकी लंबाई में और चौड़ाई में कुछ बैंड के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, मतलब कुछ पट्टियों के जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिनमें वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ए बैंड, दूसरा है आई बैंड। जो ए बैंड होता है वो डार्क, मतलब बहुत थोड़ा डार्क सा दिखाई देता है, और जो आई बैंड होता है वो थोड़ा लाइट सा दिखाई दे रहा है। जो ए बैंड है उसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जा रहा है और जो आई बैंड है उसमें एक्टिन प्रोटीन पाई जा रही है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, और किसी का कुछ मैम बाकी? जो सार्कोप्लाज्म पाया जाता है वो फेसिकली के अंदर पाया जाता है? हाँ, पेशी तंतु जो होते हैं ना उसके अंदर पाया जा रहा है।
ओके मैम। मांसपेशियों के पेशी तंतु होते हैं, उनके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो यहाँ आप ऐसे कहो कि जो पेशियां होती हैं उसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है उसको क्या कहा गया है? सार्कोप्लाज्म। ठीक है। यस मैम। मैम ये ओके। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स कहाँ पाए जाते हैं आपने बताया? बाइसेप्स का जो बाजू है हमारा, आप समझ रहे हैं, बाजू है, हाथ है ना, तो जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर है ना, वहां से अगर आप कोहनी की तरफ आएंगे आगे की ओर, तो वहां तो बाइसेप्स होती है, और जो ट्राइसेप्स होती है वो नीचे की ओर। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम बाजू को ऊपर लेके आ रहे हैं तो कौन सी पेशी काम कर रही है? नीचे वाली, जो कोहनी की साइड में पाई जा रही है। और जो हम उसको सीधा लेके जा रहे हैं तो कौन सी काम कर रही है? आगे वाली, मसल्स दिखाते हैं वो वाली। क्लियर? मैम ये जब आग ऊपर लेके जाते हैं तो फिर बाइसेप्स हुआ ना ये? हाँ, कंधे की ओर लेके जाते हैं ना तो वो बाइसेप्स होता है, और जो अगर आप उसको वापस लेके आते हैं तो वो ट्राइसेप्स हो गया। क्लियर हुआ? ओके। तो कहाँ पाई जाती है? जो हमारी ये फर्स्ट बोन होती है, ह्यूमेरस। ओके। ठीक है। ओके। और ऐसे ही वहां भी होती है, पैर वैर होते हैं ना, उसमें भी होती है, एक क्वाड्रिसेप्स है। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें ना जो मान लो इनके जो ओरिजिन के स्थान है, उनके आधार पर जो बाइसेप्स होती है उसके 2 ओरिजिन होते हैं, जबकि जो ट्राइसेप्स होती है उसके 3 ओरिजिन होते हैं। मतलब उत्पत्ति के स्थान आप उनको कह सकते हैं। इस आधार पर उनका बस नाम दे दिया गया है कि एक बाइसेप्स है, दूसरी ट्राइसेप्स है। चलिए, और कुछ बाकी? नो मैम। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यही है बस आपका टॉपिक। थैंक यू। और नेक्स्ट आपका पढ़ाया जाएगा अगला